हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो पिछले कुछ दिनों से आप में से काफी सारे बच्चे रीच आउट कर रहे हैं और हर जगह हर प्लेटफॉर्म में मेरे से पूछ रहे हैं कि दीदी बताओ 11th के लिए कैसे हम लोग नोट्स बनाएं। ओके तो आपको अलग अलग चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है। स्पेशली आई अंडरस्टैंड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फंस रहे हो यार तुम लोग कि हिस्ट्री में इतने लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, कैसे नोट्स बनाए। तो बस अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी आ गई है। मैं तुम्हें इन डिटेल आज के क्लास में बताऊंगी कि एज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट अगर आपने आर्ट स्ट्रीम ली है तो हम लोग किस तरीके से बहुत ही अमेजिंग नोट्स बना सकते हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप में से काफी सारे बच्चों का हाफ ईयरली का टाइम चल रहा है, तो आज के क्लास में मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी चीजें जिससे मुझे मदद मिली थी अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पर, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, कितने घंटों तक पढ़ाई करें, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो और एग्जाम में मचाना चाहते हो तो ये सेशन आप बच्चों के लिए है। ठीक है, तो जिसने भी ज्वाइन कर लिया क्लास को, इस वीडियो को लाइक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी अमेजिंग क्लासेस के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले यार मुझे पहले ये बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या अब भी ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स नहीं बनाते? ठीक है, हो सकता है यार हो, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हों जो जिन्हें लग रहा हो कि क्या जरूरत है नोट बनाने की, है ना, बुक में सब कुछ लिखा तो हुआ है, उसके अलावा हमको भी ये सब लिखने की क्या जरूरत है। तो क्या ऐसा कोई बच्चा है? अगर है तो मतलब कोई बात नहीं, मैं डांटूंगी नहीं, मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि नोट्स की जरूरत ही क्या है, बिना नोट्स के 11th पार करके दिखाएंगे, तो मैं आप बच्चों को पहले बता देती हूँ यार ऐसा मत करना। ठीक है, नोट्स बहुत जरूरी हैं और मैं आपको अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि नोट्स पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज के एक स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो ह्यूमैनिटीज की अगर बात की जाए ना तो इन जनरल अपना सब्जेक्ट ना थोड़ा एक लेंदी सा सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे अगर आप बाकी सब्जेक्ट को उठाते हो, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, मतलब साइंस बैकग्राउंड के लोगों को देखते हो तो उनका सब्जेक्ट ना बाय नेचर लेंदी नहीं होता। ठीक है, जैसे आप हमारे हिस्ट्री के किसी चैप्टर को उठा लो तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना चैप्टर चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो इन जनरल हमारे जो चैप्टर्स हैं वो लेंदी होते हैं। तो अगर आप ये सोचो कि एग्जाम से पहले बुक से ही पढ़ लेंगे सारा, तो ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा एक और चीज, 12th में तो जाके देखो आपको नोट्स बनाने ही बनाने है ना, तो आप लोग 11th में ही बनाना स्टार्ट कर दो, 12th के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और चीज बताती हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप लोग जो भी 11th-12th में पढ़ रहे हो यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट ही है। हो सकता है 2-3 साल के बाद आपको लगे कि 11th-12th में जो पढ़ा था वो रिवाइज करके देखते हैं, तब आपको ये नोट्स काम आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके का काम करो कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ होगा ना, वो फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक करेगा कि यार चलो 11th में ये काम तो मैंने बढ़िया करा कि बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना लिए, और अभी जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ या किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हूँ मुझे दिक्कत नहीं आ रही। तो इसीलिए नोट्स बनाने जरूरी है। इसके अलावा नोट्स में जब आप थोड़ा हाथ वाथ चलाओगे, लिखोगे, तो क्या होगा, फैक्ट्स एंड इवेंट्स आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही यार कि हमारे सब्जेक्ट में रटना नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही तुमसे, काफी सारी ऐसी चीजें जो रटनी पड़ जाती हैं, है ना। जैसे अगर मान लो किसी का नाम है, ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, जैसे नाम है वो तुम क्या समझोगे, उसमें नाम तो रटना ही पड़ेगा ना। कई बार ईयर्स के साथ भी हमें करना पड़ जाता है। तो थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं अपने सब्जेक्ट में जो रटनी पड़ती हैं। ठीक है, एंड वो सारी चीजें याद कैसे होंगी, बार बार लिखोगे, नोट्स बनाओगे तभी याद होंगी। तो चीजों को याद करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में तो लिख कर ही आना है आंसर, है ना। ओरली तुमने बोल लिया, मेरी क्लासेस सुन ली, पर एग्जाम में तो लिख कर ही आएंगे ना। तो नोट्स में लिखोगे तो एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और लास्ट मिनट रिवीजन में काम आएगा। अगर कल एग्जाम है तो तुम एनसीईआरटी अगर उठा लोगे एक दिन पहले, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। ओके, तो तुम अपने नोट्स को उठाना, लास्ट मिनट रिवीजन में तुम्हें मदद मिलेगी। तो इन सारे रीजंस की वजह से नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नोट्स नहीं बना रहा था, कोई बात नहीं, माफ कर दिया मैंने। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन, कहाँ से बनाए नोट्स। ओके, तो अभी मैं बात कर रही हूँ अपने 11th और अगर कोई 12th का भी ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन बच्चों से, अपने ह्यूमैनिटीज के बच्चों से बात कर रही हूँ।
एनसीईआरटी के बाहर तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, हमें एनसीईआरटी के बाहर निकलकर ज्यादा खोज कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये मैं अपने सब्जेक्ट्स का कह रही हूँ। ठीक है, तुम लोग क्या क्या पढ़ते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, है ना, ये आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा। बाकी अगर मुझे लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा है तो मैं तुम्हें क्लासेस में बता देती हूँ, बीच बीच में जो छोटी मोटी कहानियां होती हैं वो मैं तुम्हें क्लास में बता देती हूँ। ठीक है, पर एनसीईआरटी साथ ही साथ कोई और बुक, ये सारी चीजें मत करना। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। एनसीईआरटी मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ एनसीईआरटी कितनी बढ़िया बुक है। यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट होता है। मतलब अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करने जाता है ना, उससे कहते हैं कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया और तुम्हें लग रहा है कि नहीं कुछ और भी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी को फिर से पढ़ लेना, तुम्हें फिर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी काफी है। इसके अलावा हम लोग एक एक करके धीरे धीरे हर एक चैप्टर को तो कवर कर ही रहे हैं। उन क्लासेस को देख लिया करो, जो भी एक्स्ट्रा होता है मैं वहां पे बता देती हूँ। ओके, हाँ, अभी एक और चीज, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पर कि दीदी ये वाला चैप्टर करा दो, मेरे हाफ ईयरली में आ रहा है, वो चैप्टर करा दो, हाफ ईयरली में आ रहा है। तो लेट मी टेल यू, हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे। आई अंडरस्टैंड कि आपका सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपके मतलब किसी एक बच्चे के सिलेबस के चक्कर में मैं चैप्टर स्किप नहीं करा सकती ना। तो हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा जैसे आप में से काफी सारे बच्चे कहते हैं कि एक ही दिन में सारे चैप्टर्स दे दो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत क्लासेस होती हैं यार मेरी। ठीक है, बट हाँ ऑफ कोर्स हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे एक एक चैप्टर लाएंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। ओके, तो हमारी पढ़ ले ह्यूमैनिटीज की क्लासेस एंड एनसीईआरटी, यहाँ से आपको नोट्स बनाने। ठीक है, अब चलो नोट्स बनाने कैसे हैं। पॉइंट 1, नोट्स में हम हमेशा पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बल्कि पैराग्राफ नहीं लिखना है। हो सकता है आप लोग जोश जोश में लिख दो, पर 2-3 दिन के बाद जब हम नोट्स को पढ़ने बैठते हैं ना, तब सर दर्द हो जाता है कि ये क्या लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखना है, इतना कर सकते हैं, 10 तक भी करते आए थे, पॉइंट वाइज लिखना है। नेक्स्ट, याद रखना नोट्स में टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, जितना मतलब आपको रेलेवेंट लग रहा है, जितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उतना ही लिखना। क्योंकि अगर पूरी कहानी पढ़नी है, बहुत ही लंबी खींची हुई कहानी पढ़नी है, वो तो एनसीईआरटी में ही लिखी है, तो एनसीईआरटी से ही पढ़ लेते हैं ना। तो टू द पॉइंट लिखना है। अब टू द पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत छोटी छोटी चीजें लिख रहे हो और एनसीईआरटी में जो लिखा है सब कुछ स्किप करके 2-3 शब्द में निपटा रहे हो, नहीं। इंपॉर्टेंट चीजें सारी लिखनी है। जो भी सेंटेंसेस रिपीट हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है ये तो फालतू खींच रखा, उसे स्किप कर दो, नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुकिश लैंग्वेज के पीछे मत भागो। ऐसा भी नहीं करना कि तुम एनसीईआरटी को एकदम कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले तुम नोट्स निकालोगे, है ना। एंड अपनी भाषा में हमें चीजें जल्दी समझ आती हैं, है ना। बुकिश लैंग्वेज आपको शायद उतनी जल्दी नहीं आती होगी समझ, शायद नहीं, पक्का नहीं आती। तुम लोग कहते रहते हो ना हिस्ट्री पढ़ा दो, समझ नहीं आ रहा बुक में क्या लिखा है ना। तो अपनी लैंग्वेज में लिखना नोट्स में। ऐसा नहीं एक दिन पहले तुम नोट्स निकाल रहे हो और तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्या लिखा है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना। ड्रॉ मोर, ठीक है, ड्रॉ मोर से पता है क्या होगा। ड्रॉ मोर का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग टॉपिक लिखने के बाद साइड में फूल पत्ते बना रहे हो। ठीक है, साइड में कुछ बहुत ही क्यूट सा, एंड मैं करती थी वैसे ऐसा। ठीक है, मतलब तुम्हें नहीं करना है, पर मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसा कर देती थी। तो मैं एनिमे वगैरह बहुत देखती थी, अब भी देख लेती हूँ। तो मैं क्या करती थी, जैसे नोट्स बना रही हूँ, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गई, साइड में कोई एनिमे का कैरेक्टर बना दिया, नारुतो बना दिया या कुछ कर दिया। ठीक है, वन पीस का कुछ बना दिया। तो तुम्हें ये नहीं करना है। ठीक है, मैंने गलती कर दी, मैं बता रही हूँ तुम्हें ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ड्रॉ मोर का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, डायग्राम्स बनाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हें भी नोट्स बनाने में मजे आएंगे। ओके, और मतलब तुम्हें मतलब देखकर बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बल्कि बोरिंग पॉइंट्स हैं। तो अगर तुम फ्लो चार्ट बनाते हो, डायग्राम बनाते हो, मैप्स बनाते हो, तुम्हें भी लगेगा कि हाँ क्या तो बढ़िया मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, चलो, तो मैप्स, फ्लो चार्ट, टेबल्स, ये सारी चीजें करनी है। और नोट्स में गंद मत मचाना यार। ठीक है, अच्छी साफ हैंडराइटिंग में लिखना, क्योंकि लाइक आई सेड हम अक्सर नोट्स को कब उठाते हैं, एग्जाम से कुछ दिन पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जाम से कुछ दिन पहले हमें ही समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या लिखा हुआ है। ओके, तो अच्छी प्यारी हैंडराइटिंग में लिखना। ओके, अब देखो
इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को ये दिक्कत आए कि दीदी मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मेरी भी नहीं है, ठीक है। फ्रैंकली मेरी हैंड राइटिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, गुड हैंड राइटिंग मतलब साफ साफ लिखो, नीटली लिखो कि लोगों को समझ आ जाए। ये नहीं कह रही मैं कि कर्सिव में सजा सजा के लिख दो, जैसी हैंड राइटिंग है वैसे लिखो, पर साफ साफ लिखो, स्पेस छोड़ो, लेटर्स को क्लियरली लिखो ताकि लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नोट्स बनाते टाइम ना ये चीज बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं। जब हम लोग नोट्स बना रहे होते हैं ना, तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई डाउट आएगा, ठीक है। मान लो तुम लोग कुछ लिख रहे हो, ठीक है, कोई पॉइंट लिख रहे हो तुम लोग, और तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये मैं लिख तो रही हूँ पर इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब डाउट्स बहुत आएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी दिमाग में डाउट आए ना, नोट्स बनाते टाइम साइड में खाली शीट लेकर बैठा करो, ठीक है। उन सारे डाउट्स को शीट में लिख लिया करो, ठीक है। लिखने के बाद क्या करो, जब भी नोट्स बनाना खत्म करो, उस शीट को अपने टीचर के पास लेके जाओ एंड उन सारे डाउट्स को क्लियर करो, वरना फिर क्या होता है, वही डाउट हमारे एग्जाम में आ जाता है, हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो एक डाउट शीट साथ में रखनी है, जहां पे आप नोट्स बनाते टाइम साइड बाय साइड अपने डाउट्स को लिखते जाओ। एक और चीज करना, आंसर में अगर कुछ याद करने में दिक्कत आ रही हो ना, जैसे ईयर याद करने में दिक्कत आती है, या राजा का नाम, या मतलब किसी और का नाम याद करने में दिक्कत आ रही है, तो उन सारी चीजों को ना हाईलाइट कर दिया करो। पूरा पेज हाईलाइट नहीं करना, ठीक है, कुछ कुछ शब्द को हाईलाइट कर दिया करो, काम आएगा तुम्हारे। क्योंकि ये मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है, जब भी हमें एक चीज अलग कलर में दिखती है ना, वो झट से याद हो जाता है। तो अगर जैसे पूरा पेज वाइट है, ठीक है, और मान लो 1947 जो है उसके ऊपर मैंने हाईलाइटर चला रखा है पिंक कलर का, या मतलब ऐसा, ठीक है, ब्लू कलर का कोई भी चला रखा है, तो मुझे उस पूरे पेज में 1947 झट से याद हो जाएगा। तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो ईयर के साथ कर सकते हो, या मतलब कोई एक सेंटेंस है जो याद नहीं हो रहा उसके साथ कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है हाईलाइटर ही चलाना है, तुम पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, या फिर ब्लैक एंड ब्लू पेन होता है ना, तो ब्लू पेन से बाकी सब कुछ लिख लो, टफ चीजों को ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लो, रेड पेन से अंडरलाइन कर लो, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। पता चले घर पे लड़ रहे हो कि हाईलाइटर चाहिए अभी, वो भी पिंक वाला, ठीक है। तो मतलब कुछ अलग कर दो, उसे अंडरलाइन कर दो या ऐसा कुछ कर दो। अब मैंने तुम्हें बीच में कहा था ना ड्राइंग ज्यादा करनी है, उसकी मैं एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ तुम्हें। तो जैसे ज्योग्राफी में हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना। तो जैसे क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है ये, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाया जाता है। तो एक तो तरीका होगा कि हम इसे पॉइंट वाइज लिख दें अलग अलग रिसोर्सेज को, एक होगा कि बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दें, एक तरीका है कि हम बहुत आसानी से ऐसे 4-5 डब्बे बना लें और ऐसे लिख दें, झट से याद भी हो जाएगा, नोट्स देखने में भी अच्छे लगेंगे, तुम्हें मजा भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री की डेट्स की तुम शीट बनाने की कोशिश करो, कुछ इस तरीके की, ठीक है। तुम इसे थोड़ा और नीट कर सकते हो, ठीक है, जैसे मतलब ईयर यहाँ पे लिख दिया, फिर बीच में एक लाइन खींचो और सारे इवेंट्स यहाँ पे लिखो। एंड मैं बताती रहती हूँ तुम लोगों को, जैसे मैथ्स में करते हैं ना, स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया और फिर रोज 5-5 मिनट बैठकर रिपीट करते हैं, ऐसा करो, तभी डेट्स याद होंगी, ठीक है। डेट्स याद करना मुश्किल काम है, ऐसे कोई नेचुरल टैलेंट के साथ नहीं पैदा होता कि देखते याद हो गया, होते होंगे, मतलब बहुत कम होते होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं थी ऐसी, ठीक है। आई हैड टू वर्क हार्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं बार बार रिपीट करती थी, अब भी करती हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे सब कुछ रट गया, तो तुम्हें भी यही करना है, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ एंड रिपीट थिंग्स, ठीक है। सिविक्स में हम लोग पॉलिटी में इस टाइप का एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे हमें पता है कि अपने गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में भी 2 टाइप है, पंचायत, नगर पालिका, तो इस टाइप के आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप लोगों का हाफ ईयरली चल रहा है, तो हाफ ईयरली में कैसे मचाना है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी विच हेल्प्ड मी, ठीक है। चलो तो देखो, हर एक स्टूडेंट के पास वही 20, अरे यार 1 मिनट, ठीक है। चलो तो कितना तो बढ़िया डायलॉग बोलने वाली थी मैं, हाँ चलो, तो मैं कह रही थी कि हर एक स्टूडेंट के पास वही 24 आवर्स हैं, है ना। अब इन 24 आवर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, ओके। तो हम सबके पास वही सेम घंटे हैं, उन घंटों को हम कैसे यूज करेंगे, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो इन 24 आवर्स को हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, स्पेशली एग्जामिनेशन टाइम में, ठीक है। तो एक टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी, यार सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब कुछ बच्चों से सुबह नहीं जल्दी उठा जाता होगा, तो रात को जगना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 24 आवर्स में 10-12 घंटे तो हम सो कर ही बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं करना है यार हमें, ठीक है।
तो लेजीनेस को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए कम से कम एटलीस्ट थोड़ा दूर रखो। या तो जल्दी उठो, जल्दी नहीं उठा जाता कोई दिक्कत नहीं है, रात को पढ़ लो, वॉट एवर सूट्स यू। ठीक है, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को, रात को मन लगता है रात को पढ़ो, दिन में मन लगता है दिन में पढ़ो। ठीक है, कुछ पीपल दे आर मॉर्निंग पीपल, कुछ पीपल दे आर नाइट आउल्स, तो तुम्हें जो सूट करता है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है। मुझे तो जैसे 4-5 घंटों के बाद, 6 घंटों के बाद नींद आती ही नहीं है, तो कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, कभी मैं रात तक जगी रहती हूँ। तुम लोगों ने देखा भी होगा तुम्हारे मैसेजेस की रिप्लाई कभी कभी 2-3 बजे आ रहे होते हैं रात को। ठीक है, तो डिपेंड्स तुम किस टाइप के इंसान हो, पर हाँ ज्यादा सोकर टाइम वेस्ट मत करो। अब मेरी तरह ऐसे भी नहीं 4-5 घंटे नींद लेके काम चला रहे हो, ये भी मत करना। कम से कम 7-8 घंटे तुम्हें तो सोना, अभी तुम छोटे बच्चे हो, ठीक है, तुम्हारे लिए सोना है, ठीक है, 7-8 घंटे सोना है। ओके चलो, तो वेकअप अर्ली। नेक्स्ट, स्टार्ट विद डिफिकल्ट टॉपिक्स। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, मतलब पढ़ने बैठती थी, तो मैं क्या करती थी, मुझे जो पसंद है मैं वो उठा के उसी को ही पढ़ती रहती थी। ठीक है, तो मेरे बाकी सब्जेक्ट्स रह जाते थे जो मुझे थोड़े पसंद नहीं आते थे, है ना। तो ये नहीं करना यार, तुम डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट करो। ठीक है, जिनमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए उनको पहले उठाओ। ठीक है, तो मान लो तुम्हें ज्योग्राफी नहीं पसंद, ज्योग्राफी को पहले उठाओ और उसे जल्दी निपटाने की कोशिश करो। क्योंकि पता है जो सब्जेक्ट हमें पसंद होते हैं ना, वो तो हम कभी भी निपटा सकते हैं, क्योंकि हमें पसंद है, हमें कोई मतलब वो बोझ नहीं लगता वो सब्जेक्ट, है ना। तो डिफिकल्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करो। काफी बच्चों ने मैथ्स ले रखी होगी, है ना, मजा आ रहा होगा, तो मैथ्स से शुरू करना अगर वो डिफिकल्ट लगता है तो मुझे तो लगता था मैथ्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांट दो, जैसे टफ, नॉर्मल एंड इजी, या फिर बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते होंगे, अगर लगते हैं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हाँ तुम ऐसे कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट पसंद है उन्हें तुम मतलब कहो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट नहीं पसंद कह दो कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। तो बोरिंग सब्जेक्ट जो है, मतलब जिनमें तुम फंस रहे हो, उन्हें ज्यादा टाइम देना है। हालांकि मजा नहीं आता यार, ठीक है, मुझे कोई मैथ्स कराता था मुझे बहुत बुरा लगता था, ठीक है, पर देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकली वी आर वीक इन दैट सब्जेक्ट, इसीलिए हमें वो बोरिंग लगता है ना, इसीलिए हमें वो डिफिकल्ट लगता है। तो उसे ज्यादा टाइम दो, तभी हमारे दिमाग से ये चीज उतरेगी कि वो टफ है या बोरिंग है या वॉटएवर। ठीक है, तो उसे ज्यादा टाइम देना है। हर 1 घंटे में या 2 घंटे में टॉपिक बदलने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि पूरा दिन तुमने हिस्ट्री में निकाल दिया या पूरा दिन तुमने पॉलिटी में निकाल दिया। ठीक है, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ा है तो बंद कर दो, स्ट्रिक्टली बंद कर दो, और उसके बाद कोई और सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, हालांकि मैं समझती हूँ एक बार फ्लो बन जाता है ना कुछ पढ़ने में, तो बंद करने का मन नहीं करता, पर अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो एक सब्जेक्ट तो कवर हो जाएगा, दूसरा रह जाएगा। तो इक्वली अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। अच्छा, एक और अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनसे बहुत लंबे टाइम तक पढ़ा नहीं जाता है ना, तो जैसे मतलब आधा घंटा पढ़ लिया, उसके बाद ध्यान भटकने लगता है, फोन पे ध्यान जाता है, इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है। तो अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा पढ़ो, पर अपने ब्रेक का टाइम कम कर दो, 5 या 10 मिनट ब्रेक लो, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट ब्रेक लो, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ आधा घंटा। ठीक है, पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ना पसंद है, एक बार पढ़ने बैठ गए तो 1-2 घंटे तक पढ़े जा रहे हैं, तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हो तो आप ब्रेक टाइम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक लेना है, ऐसा भी नहीं है कि यार बस पढ़ते जाना है, रटते जाना है, उससे भी कुछ नहीं होता। ठीक है, ब्रेक लेना है। ओके चलो, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताती हूँ। जो हमारे दिन का पहला घंटा होता है ना, उठते ही जो हमारा फर्स्ट आवर होता है, आई वॉन्ट यू ऑल टू अवॉइड सोशल मीडिया उस टाइम पे। फेसबुक मत चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ, स्नैपचैट मत चलाओ। ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ, मेडिटेशन करो, कुछ खेल लो, बहुत ही प्यारा सा ब्रेकफास्ट बनाओ, या मतलब गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। ठीक है, 7 से 8 घंटे सोने ही है, मैंने बताया, मेरे से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग 7-8 घंटे सो आराम से। रिवाइज करते रहना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, अपना सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, फ्रैंकली बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। तुम अगर उसे पढ़ के 2-3 दिन या 1 हफ्ता नहीं देखोगे, भूल जाओगे काफी सारी चीजें। बार बार रिवाइज करते रहो। एक टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है, एक लिस्ट बनाओ, मतलब सुबह उठे आप और आपने एक लिस्ट बनाया कि आज मुझे ये करना है, पॉलिटी का एक चैप्टर करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने और मैथ करना है। ठीक है, रात को सोने से पहले उस लिस्ट के साइड में टिक लगाओ कि मैंने आज ये कर लिया, अरे ये रह गया।
इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप प्लान कितना कर रहे हो और उसमें से कर कितना पा रहे हो। ध्यान रखना लिखना ज्यादा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बोल बोल के कर रहे हो चीजें, लिखना ज्यादा है। लिखने में अब आप राइट करो, ड्रॉ करो, डायग्राम्स बनाओ, वो आपकी मर्जी है, पर बोल बोल के चीजें उतनी जल्दी याद नहीं होती, तो राइट मोर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, छोटे छोटे ऐसे नोट्स बनाओ जिसमें आप छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हो। ध्यान रखना 2 टाइप के टाइम टेबल होने चाहिए हमेशा दिमाग में। एक तो शॉर्ट टर्म टाइम टेबल होता है, जैसे एक हफ्ते में मेरा एग्जाम है हिस्ट्री का, तो एक हफ्ते में हिस्ट्री कैसे कवर करना, और एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बना के चलो। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना है कि 11th के फाइनल्स में मचाना है, 12th के फाइनल्स में मचाना है, तो वो लॉन्ग टर्म टाइम टेबल भी अपने दिमाग में सोचते हुए चलो कि उसके लिए भी मैं कैसे काम कर सकती हूँ। अपना टाइम टेबल, अपने ड्रीम्स अनाउंस इट, ठीक है, सबको बता दो ये करना है, इस एग्जाम में 90 अबव लाने हैं, या फिर आईएएस बनना है, या फिर सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, वॉट एवर योर ड्रीम्स आर, अनाउंस इट, ठीक है। इससे मैं एक चीज बताती हूँ क्या होता है, ताने बहुत पड़ते हैं, ठीक है। जब मान लो आपने घर पे बोल दिया कि मम्मी मम्मी मुझे तो आईएएस बनना है, अगले दिन जब तुम उठोगे सुबह 12 बजे, सुबह नहीं मतलब दोपहर के 12 बजे, तो मम्मी जो मस्त ताने मारेंगी और जो डांट लगाएंगी और जो 2-3 थप्पड़ मारेगी उससे तुम पढ़ाई करने बैठ जाओगे, ठीक है। तो फैमिली विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है, चाहे वो ताने मार रहे हो या कुछ कर रहे हो, दे विल ऑलवेज मोटिवेट यू, ओके। तो अनाउंस योर टाइम टेबल। एनवायरमेंट मैटर्स, ध्यान रखो कि तुम्हारा जो एनवायरमेंट है इट इज अ वेरी पॉजिटिव एनवायरमेंट। किसी बढ़िया सी जगह में जहाँ तुमने थोड़ा बहुत क्लीन कर रखा अपना एरिया, जहाँ पे शांति है, वहां तुम लोग आराम से अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बैठना, ओके। चलो नेक्स्ट, लास्टली आई विल से, नोट्स बना लिया, सब कर लिया, उसके बाद गिव अप नहीं करना है। रिविजन इज द की टू सक्सेस। हमारे इस पूरे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में एक यही मंत्रा है, टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में एक यही फर्क रह जाता है कि अ टॉपर विल ऑलवेज बी अ पर्सन जो बार बार सेम चीज को याद करता रहता है। हालांकि मैं बता रही हूँ यार बाय एक्सपीरियंस, कुछ मजा नहीं आता पढ़े हुए चीज को ही बार बार रिपीट करके देखने में। रिविजन मुझे सबसे बोरिंग लगता था, बट इट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। यही वो पोर्शन है जिससे आप बहुत आगे बढ़ पाओगे, ओके। चलो, सो आई होप आज का ये जो सेशन था ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहा, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ऐसे और भी अगर आप किसी गाइडेंस या किसी टॉपिक में गाइडेंस चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि एग्जाम टाइम को कैसे हैंडल करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स के नाम बताए मुझे कि ये चैप्टर चाहिए, वो चैप्टर चाहिए। टेंशन मत लो, सारे चैप्टर धीरे धीरे करके इसी चैनल पर तुम्हें मिलते रहेंगे, ओके। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैंने आईडी लिख दिया anusha.k, यहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।